Alright. Hello students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are doing good. So welcome to my 10th lecture regarding EKD Physics Aptitude Test Preparation. Now, first thing जो मुझे आपको बोलनी है वो ये है कि यार आई एम सो सॉरी कि मैं लेट हो गया हूँ. इशू ये था, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था ग्रुप में कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था इतनी एडिटिंग वगैरह के चक्कर में. तो फिर मैंने दूसरा लैपटॉप लिया था और आई होप कि अब जो राइटिंग का इशू होता था वो भी आपको नहीं होगा. सेकेंडली जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि यार ये लेक्चर जो है वो डिसाइडेड था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा मैं, लेकिन मैंने इसको एक ही पार्ट में कर दिया. उसकी वजह ये है कि हमारे पास टाइम कम रह गया और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जुलाई के एंड में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अब मुझे शायद देर हो जाए. अगस्त के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो तो यार आई एम सो सॉरी. ठीक है, अच्छा लेक्चर लंबा होगा ये पहले बता रहा हूँ मैं, तो कॉपी पेंसिल ले लो और पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न ले लो, टाइम लगेगा इसमें चीज़ों में. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को नोट करना. जो की पॉइंट्स मैं बताता हूँ उसका मकसद ये नहीं है कि भाई वो चीज़ें आती नहीं है, वो किसी एमसीक्यू में आती हैं तो मैं बताता हूँ. कोई फालतू बात नहीं करता जो आप लोग नोट डाउन नहीं करते, फिर एमसीक्यू आता है और फिर वही चीज़ें आप मुझसे ग्रुप में पूछ रहे होते हो, हालांकि वो तमाम चीज़ें मैं सही से मैं बता चुका होता हूँ आपको. ठीक है, तो सिंस मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है बच्चों को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो मैं वही चीज़ें डिस्कस करता हूँ. ऑलराइट, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला आता है हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है और इक्विलिब्रियम हमें पढ़ना है. टॉर्क हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इक्विलिब्रियम और एंगुलर मोमेंटम को मैं इसी लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम क्या है भाई? इक्विलिब्रियम का मतलब एतदाल. ठीक है, बाय डेफिनेशन देखते हैं. अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब हमारे पास ये जो डेफिनेशन है इसके 2 पार्ट्स हैं. क्या? इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इन पार्ट्स की बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप्स बनती हैं इक्विलिब्रियम की. कौन कौन सी बनती हैं? सो हियर वी हैव 2 टाइप्स. नंबर 1 स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक से आपको समझ में आ गया होगा कौन सा वाला? रेस्ट वाला. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन हमारी ये वाली होगी. ठीक है, रेस्ट वाली. क्या? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट. अगर वो रेस्ट में है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. सेकंड आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक का मतलब होता ही मोशन है. सो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब इफ अ बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम देन डेफिनेटली इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कैसा? कि जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, मैंने आप लोगों को बताया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमेशा एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0 होगी. सिंस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ऑलराइट, सो इस चीज को याद रखना. तो हमारे पास इस केस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम. एग्जाम्पल देख लेते हैं यार. एग्जाम्पल मैंने वो ले लिए जो हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ी थी. वो क्या एग्जाम्पल है कि भाई बुक लाइंग ऑन अ टेबल, और ये 2 चीजें होगी. एक बुक की फोर्स जारी होगी जिसको हम एक्शन कह सकते हैं, और उस पर एक रिएक्शन मिलता है टेबल का. तो यहां पे ये अभी कैसी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में. क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं कर रही. अच्छा, ये कब होता है? कि जब मान लो बुक का वेट हो रहा है 10 न्यूटन. 10 न्यूटन का मतलब तकरीबन समझो बुक है हमारे पास 1 kg की, 1 किलो की बुक है, तो उस वक्त हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स बनती है. तो ये नीचे लगा रहा है हमारे पास फोर्स. ठीक है, अब अगर इस टेबल जो है वो इतनी कैपेबल है कि वो इतनी फोर्स लगा सके, किस जानिब? ऊपर की जानिब, इसको रिएक्शन दे सके. अगर 10 न्यूटन दे देती है तो हम बोलते हैं भाई ये इक्विलिब्रियम में. ठीक है, लेकिन इन केस टेबल इतनी सफिशिएंट नहीं है, ऑल्दो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मान लो टेबल का रिएक्शन कितना लगाने की कुव्वत है? 8 न्यूटन की, लेकिन बुक कितना लगा रही है? 10 न्यूटन. बुक की जगह कोई और भी चीज हो सकती है. तो उस सूरत में ये क्या करेगी? टेबल को तोड़ देगी, टेबल ब्रेक हो जाएगी और ये नीचे चले आएगा. जो बुक है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे चले आएगा. तो उस सूरत में स्टैटिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा. तो याद रखना कि जब रिएक्शन उतना ही कैपेबल हो देने का जितना फोर्स लगाया जा रही है, तो याद रखना उस सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. सो नेक्स्ट देखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम के ये अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती, तो इसके लिए मैंने एक बेहतरीन एग्जाम्पल लिया, वो है एक्सीलरेटर. एक्सीलरेटर क्या होता है कि जब आप मॉल्स में जाते हो तो वहाँ पे एक स्टेयर्स होती हैं, जो मूविंग स्टेयर्स होती हैं, जो बेसिकली बेल्ट के मैकेनिज्म में चल रही होती है. तो वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की बहुत अच्छी एग्जांपल है. कैसे? कि मान लो मेरे पास एक क्या है? डाउन एक्सीलरेटर. डाउन एक्सीलरेटर क्या होता है? जो सीढ़ियाँ नीचे लेके जाए. खत्म हो गई बात. अब ये जो बंदा है, मान लो मैं ही हूँ और मैं पहली मरतबा एक्सीलरेटर में गया हूँ और वो ना डाउनवर्ड मूव कर रही है एक खास वेलोसिटी से. मैं उसको एक स्टैटिक
स्टेज के तौर पे ले रहा था और मैं उस पर भागने लग गया, और इनफैक्ट मेरी और उस जो एक्सकलेटर है उसकी वेलोसिटी और मेरी वेलोसिटी सेम हो गई। सेम का मतलब हम दोनों की वेलोसिटी कैसी हो गई, यूनिफॉर्म। भाई ये एक खास वेलोसिटी से भाग रहा है, मान लो 30 मीटर पर सेकंड से, हो नहीं सकता, मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। 30 मीटर पर सेकंड से हमारे पास मैं भाग रहा हूँ और डाउनवर्ड कौन, ये जो एक्सीलरेटर है वो भी मूव कर रहा है। तो उस सूरत में हम दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। जब वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो इट मीन्स कि मैं कोई पोजीशन, कोई डिस्टेंस कवर नहीं करूंगा। तो जब डिस्टेंस कवर नहीं करूंगा तो उस सूरत में मेरी जो पोजीशन होगी, मैं बोलूंगा कि मैं किस में हूं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हूं, यानी कि मेरा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, मेरी डायनेमिक्स कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो उस सूरत में ये क्या हो जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। या कोई एग्जांपल ले लो, मान लो एक कर्व पाथ है मेरे पास, उसमें कोई कार मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उस सूरत में इसका वेट और ड्रैग फोर्स दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगी और ये हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें हमारी कोई फर्स्ट ईयर की बेसिस पे नहीं है कि हम इसको बहुत डिटेल में समझें। ये सिर्फ वो पूछता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बाय डेफिनेशन पूछ लेगा, भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या रेस्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के बस कॉन्सेप्ट देना था मुझे आपको। आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पे मैं काफी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ जो ग्रेविटेशन में रह गई थी, एंगुलर रिलेशंस, तो वो जरूर देखना, एंगुलर रिलेशन वगैरह, ठीक है। हो सकता है ये चीजें आपको पहले से पता हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा बच्चे को प्रॉब्लम होती है। सो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं, आप सबको पता है, 2 कंडीशंस होती हैं हमारे पास। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो क्या कहती है, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि जितने भी फोर्सेज हैं किसी बॉडी पे, वो हमेशा किसके बराबर होने चाहिए, 0 के। मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, समीशन का साइन लगाते हैं, F इक्वल्स टू 0, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेज शुड बी इक्वल्स टू 0। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेरे पास जब मैं सारी फोर्सेज को सम करता हूं ना तो 0 नहीं आता। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, मैं इसको सम करूंगा ना तो मेरा कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों, उसकी एक वजह है ना, हो सकता है किसी केस में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि भाई हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाए। क्यों, इसकी वजह यह है कि यार ये हमारे पास सारी x वाली फोर्सेज हैं, ये मेरे पास y वाली फोर्सेज हैं, तो इन सब को अलग अलग उसने डिफाइन किया है कि भाई सम ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग y एक्सिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम बोलेंगे हाँ भाई सम ऑफ ऑल द फोर्सेज शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज जो हमने नहीं पढ़ी होती वो क्या है बेटा, वो ये है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का एक और नाम है जो सवाल कर लेता है पेपर में, वो क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। वो कई बार आपको ये नाम लिख के देगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये हमने नहीं पढ़ा होता। तो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ये हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो याद रखना इस चीज को, ये हमारे पास की पॉइंट है। तो अभी देखो मेरे पास मैं ले लेता हूं एक सिंपल मशीन, फर्स्ट काइंड ऑफ मशीन विच इज लीवर, और यहाँ पे मेरे पास 2 फोर्सेज लग रही हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। कितने कितने भाई, 10 न्यूटन्स की लग रही हैं। तो ये एक तरीके से कपल जनरेट हो गया। तो मुझे बताओ सम ऑफ ऑल द फोर्सेज कर रहा हूं मैं, ये सारी क्या है, अलोंग y एक्सिस वाली है। तो इनको मैं करता हूं x एक्सिस पे तो कोई भी फोर्स नहीं है, तो इनको करता हूं 10 न्यूटन और 10 न्यूटन। मान लो नीचे वाले को मैं ले लेता हूं पॉजिटिव। क्या वजह है भाई, एक वजह मैं ये भी ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, देखो ये वो लिख लिया था आपने ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, वो लिख लेना अपने पास। देखो मेरे पास टॉर्क कैसा जनरेट हो रहा है, दोनों सूरतों में मेरे पास टॉर्क सेम जनरेट हो रहा है, और वो कौन सा टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो मान लो ये फोर्स नीचे जा रही है 10 न्यूटन, हमें पता है अपोजिट फोर्स के लिए हम क्या लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस, तो ये हो जाएगा -10 न्यूटन। आंसर मुझे बताओ, सम कर रहा हूं बेसिकली 10 प्लस -10 न्यूटन, तो आंसर मुझे बताओ कितना आएगा, 0। तो इस सूरत में ये कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम का। और फिजिकली भी हम देख सकते हैं कि भाई 10 न्यूटन अगर कोई ऊपर की तरफ लगा रहा है, 10 न्यूटन कोई नीचे की तरफ लगा रहा है, तो उस सूरत में यहाँ पे कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, ये कैसे स्टैटिक पोजीशन में होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। अब वहां पे फोर्सेस था, यहाँ पे सारा क्या है, टॉर्क है। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख देंगे, सम ऑफ ऑल द टॉ मींस टॉर्क इक्वल टू 0। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। भाई यहाँ पे देखो क्या इक्विलिब्रियम हो रहा है, जल्दी से चेक करके बताओ वीडियो को पॉज करके। देखो ये 1 kg है, 1 kg तकरीबन आपको 9.8 न्यूटन बना के देगी, या 10 ले लो अप्रॉक्स करके, और 2 kg आपको तकरीबन
19.6 बना के देगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे टॉर्क निकालना है। तो देखो अभी ये कैसा टॉर्क जनरेट करेगी, ये ऐसा करेगी और ये ऐसा। इट मीन्स कि ये कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना। देखो घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव टॉर्क। तो उस सूरत में इन दोनों टॉर्क्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स बोलता है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1, क्यों? टॉर्क होता है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। यहाँ कितना हो गया, फोर्स हो गई 9.8 और ये हो गया मोमेंट आर्म 1 मीटर। तो ये आंसर देगा 9.8। यहां देखते हैं 19.6 और मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर कितना देगा 19.6। दोनों टॉर्क डिफरेंट आ रहे हैं, जब इनको सम करोगे तो कभी भी आंसर आपका 0 आ ही नहीं सकता। चलिए कोई दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन मेरे पास आ जाती है कि 1 kg जो है हमारे पास, और ये हमारे पास 2 मीटर्स है, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास फोर्स कैसी आ गई भाई, अब यहां पे जो हमारे पास फोर्स है ये बनाएगी 9.8, वेरी गुड। और ये कितना बनाएगी, 19.6। बट जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बन जाएगा मेरे पास 19.6। तो उस सूरत में मेरे पास टॉर्क कैसा आएगा, यहां पे अगेन देख लो, ये मेरे पास पॉजिटिव टॉर्क है और ये मेरे पास नेगेटिव टॉर्क है। इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। ये मेरे पास बन जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 19.6 टॉर्क बन रहा है ये, कैसा, पॉजिटिव वाला। और ये कैसा बन रहा है, नेगेटिव 19.6, क्योंकि इसका होता है 19.6 और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये न्यूटन मीटर बन गया। सो अब मैं इनको सम अप करता हूं, 19.6 प्लस माइनस 19.6, आंसर बताओ कितना आएगा, 0 आएगा। तो उस सूरत में मेरे पास टॉर्क कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसको देखते हैं। ये तो हमारे 2 कंडीशंस थी, एमसीक्यू में देखते हैं। अ बॉडी सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी। अब मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बता दिया, उसको क्या नाम होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया हमारे पास। अब वो कह रहा है सेकंड कंडीशन, कौन सी वाली, टॉर्क वाली। टॉर्क वाले इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नहीं बेटा, ये तो क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, है ना। कंप्लीट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बेटा कंप्लीट ही होता है, आधा पौना नहीं होता। बी क्या होता है हमारे पास, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन तो ये रहता है। तो याद रखना, जो टॉर्क वाला इक्विलिब्रियम होता है ना, इसका दूसरा नाम, यानी कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, शायद ऐसा कोई आ सकता है न्यूमेरिकल, कि मान लो 2 बॉडीज हैं और पहली बॉडी जो है वो मेरे पास फोर्स लगा रही है 20 न्यूटन की, जबकि दूसरी बॉडी का कोई वेट है जो मुझे मालूम करना है। ऑलराइट, मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ एक सेंटर लाइन बना दो, कितना है, 4 मीटर्स। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर्स दिखने में लग रहा है। तो अब मुझे टॉर्क निकालना है, तो मैं इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन लगाऊंगा। इस कंडीशन को अपने पास नोट डाउन कर लो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क जब भी बराबर हो जाएं तो उस सूरत में हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हो सकता है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं और इसके थ्रू इसको मुझे सवाल में गिवन था कि ये इक्विलिब्रियम में मौजूद है, इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई। अब यहाँ पे मुझे वेट निकालना है, तो वेट, अब ये जो टॉर्क जनरेट होगा मेरे पास, ये कैसे होंगे जनरेट, ये मुझे देगा क्लॉकवाइज, है ना भाई। क्लॉकवाइज होता है हमेशा नेगेटिव टॉर्क। ये मुझे क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है हमेशा पॉजिटिव टॉर्क। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। देखो फोर्स इंटू मोमेंटम होता है, तो मैं सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज को सॉल्व करता हूँ। 20 मल्टीप्लाई बाय 4, इधर आ जाते हैं, ये हो जाता है W मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 से यहाँ कैंसिल हो गया, ये बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 20 विल बी 40। तो इस सूरत में हमारे पास वेट कितना आया, अगर 20 न्यूटन वेट यहाँ पे रखते हो तो ये हमेशा किस में आ जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में या सिंपल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सेंटर ऑफ मास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, कंफ्यूजन होती है बच्चे को। तो देखते हैं बाय डेफिनेशन,
वेयर होल मास कंसिडर्ड एज कंसंट्रेटेड। ये वो पॉइंट हैं जहां पे सारा का सारा मास क्या होगा आपके पास, हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई कि एक खास पॉइंट है कि जहां पे सबसे ज्यादा मास, सारी बॉडी का मास मौजूद होता है। या फिर इसको दूसरे लफ्जों में बोल सकते हैं कि भाई कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि देखो ये मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल्स बना दो, जहां से इंटरसेक्ट हो रहा है वो सेंटर होता है। ठीक है, ज्योमेट्री का लॉ है कि भाई इसके थ्रू हम कुछ ऑब्जेक्ट्स का सेंटर निकाल सकते हैं। जैसे कि ट्राइंगल का हमें पता है सेंट्रॉइड जो होता है वो सेंटर पॉइंट होता है, कैसे निकाला जाता है ये सब हम कर चुके हैं मैट्रिक क्लास में, कंस्ट्रक्शंस वगैरह। तो ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है ये बेसिकली क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है भाई, सेम चीज है, सिर्फ एक मास की जगह पर वेट आ जाता है। चलिए देखते हैं, अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ अ बॉडी मे बी कंसीडर टू एक्ट। अब ऐसा पॉइंट जहां पे सारा का सारा वेट हम कंसीडर कर सकते हैं, भाई सारा का सारा वेट यहां पे लाई करता है, इस पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, अगर इसको डिस्प्लेस कर देते हो तो वेट इधर से उधर हो जाएगा। तो अब एक सूरत ऐसी होती है जब ये सेम हो जाता है, वो चीज ये पूछता है। तो याद रखना इस की पॉइंट को अपने पास लिख लो, इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि अर्थ की सूरत में आपको नजर आती है कि पूरे अर्थ में कैसी ग्रेविटेशनल फील्ड है, यूनिफॉर्म है। तो अर्थ में यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, सेम होता है। बहुत से केसेस में, तकरीबन 90% केसेस में हमारे पास सेम होता है। कुछ ऑब्जेक्ट जैसे इरेगुलर शेप्स के होते हैं तो उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेम रहती है। तो एमसीक्यू देखते हैं, द पॉइंट एट विच एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस एन लीनियर एक्सेलरेशन बट नॉट रोटेशन। ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे लीनियर एक्सेलरेशन तो फोर्स की वजह से होती है लेकिन रोटेशन नहीं होती। तो बेटा वो पॉइंट क्या होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ मास होता है। वो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे लीनियर एक्सेलरेशन तो होती है लेकिन रोटेशन नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सो हियर वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो क्या होता है, इफ अ बॉडी रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस। एक बॉडी है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया मैंने और वो वापसी अपनी पोजीशन पे आ जाए। या फिर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये वो पॉइंट है कि जो हमें एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होता है भाई, चलिए फिगर के थ्रू समझते हैं। देखो मेरे पास ये क्या है, एक बुक है। ठीक है, अभी इनिशियली ये कैसी इस पोजीशन में थी। इसकी ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक सेंटर है ना, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसको मैंने स्लाइटली क्या किया, डिस्प्लेस किया, यानी कि उठा लिया। तो बेसिकली ये क्या हो गई, सस्पेंशन में हो गई, सस्पेंड हो गई, लटकी हुई हो गई। ठीक है, तो आपने मान लो इसको एक फिंगर से लटकाया हुआ है। अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो क्या ये अपनी पोजीशन में आएगी, बिल्कुल आएगी। तो क्या हुआ, रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो उस सूरत में क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए इसको देखते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। बेटा ये होता है हमारे पास, क्या होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो मुझे बताओ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इस पॉइंट से ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, तो हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं अनस्टेबल को। अन आ गया तो नॉट आएगा इसमें। अनस्टेबल, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, और द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाइज बिलो द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए फिर एक फिगर दिखाता हूं ताकि ये चीजें याद रह जाएं आपको। देखो मेरे पास एक पेंसिल है और उस पेंसिल को अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है, यहां से, तो ये नीचे गिर जाएगी। तो मुझे बताओ क्या जब एक पॉइंट आएगा, ये नीचे यहां पे गिर गई मान लो, तो क्या ये वापसी इस पोजीशन पे आएगी, नहीं आएगी। तो ये सेटिस्फाई हो गई पहली कंडीशन। उसके बाद ये है मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये मेरे पास क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, जो डिस्प्लेस होने के बाद हो जाता है। तो अब इन दोनों में देखो क्या ये बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बिल्कुल है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है भाई,
इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, अब पहली कंडीशन में हमारे पास क्या था कि भाई इक्विलिब्रियम कैसा हो, रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दूसरा क्या है कि डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन पोजीशन चेंज की है उसने, ठीक है, अब वो वापसी आ गई वो अलग बात। लेकिन न्यूटन में बोल रहा है पोजीशन ही चेंज ना करे, डिस्प्लेस करने पे पोजीशन चेंज ना करे, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाइज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहाँ हो जाए, ग्रेविटी पे हो जाए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखो मेरे पास एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन देखते हैं। इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहाँ होगा, इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ होगा, सॉरी पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, COG, ठीक है, ये है। अब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं। अब याद रखना इसको मैं कोई आगे मूव नहीं कर रहा, इसको मैं सिर्फ रोटेट कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। अब ये रोटेट किया मैंने, तो अब इसकी पोजीशन तो चेंज हो गई, इसकी सरफेस तो चेंज हो गई, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी ग्रेविटी चेक करो, डिस्प्लेस होने के बाद वो बन जाता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इसका देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ना कोई ऊपर है और ना कोई नीचे है। तो उस सूरत में कि जब पोजीशन चेंज करने पर भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर से उधर ना हो, तो उस सूरत में हमारे पास कैसा इक्विलिब्रियम होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपकी बुक में शायद कोन की एग्जांपल है आई थिंक, तो उसको देख लेना। आगे चलते हैं। लीनियर वर्सेस एंगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसी के लिए मैं आपको बोल रहा था कि इस चीज को लाजमी देखना और इसको नोट डाउन कर लो अपने पास जल्दी से। क्या है लीनियर वर्सेस एंगुलर? तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो ग्रेविटी में नहीं की थी, और ये इंपॉर्टेंट है। बस यही चीजें होती हैं जो न्यूमेरिकल में आपको इस्तेमाल करनी होंगी, तो इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए। अब चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करोगे तो याद रह जाएगा, अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी है। लीनियर वर्सेस एंगुलर, कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ मास इनर्शिया। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं इनके एंगुलर भी लाया करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैं लिखता हूं S या फिर D से, है ना भाई, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी का अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा जाए तो मैं थीटा में लिखता हूं, दिस इज आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू S अपॉन R। S इज द आर्क लेंथ और यू कैन से लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई, जबकि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होता है ओमेगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एक्सीलरेशन पे आते हैं। एक्सीलरेशन होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जबकि ये एक्सीलरेशन कैसी होती है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, फोर्स का भी एंगुलर होता है सर? बिल्कुल होता है बेटा। फोर्स हमारे पास क्या होती है, हमने पढ़ा फोर्स इक्वल टू ma, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद रखना, लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल इक्वल टू फोर्स। जबकि टॉर्क हमारे पास क्या होता है, इसका एंगुलर फोर्स होती है। एंगुलर फोर्स हमारे पास क्या होती है, टॉर्क, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो क्या है, लीनियर मोमेंटम, ये क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। चलिए मोमेंटम देखते हैं क्या होता है। मोमेंटम हमें पता है, मोमेंटम बराबर होता है mv के, जबकि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है mvr के। मास और इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, बेसिकली मास होता है, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका इनर्शिया का एंगुलर जो हमारे पास क्वांटिटी है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो ये तो आपको पता लग गया कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटी लीनियर में है वो हो गई एंगुलर में। ये सारी डिस्कस कर ली जो हमारे सिलेबस में मौजूद थी। अब इनके दरमियान में रिलेशन भी आता है, और वो रिलेशन आपको न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना होता है और उसके थ्रू आपको सॉल्व करना होता है। हम अभी करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। मैं कुछ रिलेशंस बता देता हूँ, तो चलिए रिलेशंस को देखते हैं। देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन क्या होता है, S इक्वल्स टू आर थीटा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में क्या है, लीनियर वेलोसिटी हमेशा बराबर होगी आर ओमेगा। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे हमारे पास सारे एंगुलर वाले आ रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे लीनियर वाले आ रहे हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन पे आते हैं। एक्सीलरेशन बराबर होती है, इसका रिलेशन कैसा है एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू आर अल्फा।
चलिए ये हो गया। अब फोर्स में थोड़ा सा चेंज हो गया। फोर्स में यहां पे इस वाली साइड पे क्या आ जाएगी, लीनियर वाली, और इस वाले साइड पे क्या आ जाएगा, एंगुलर वाला। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला। मोमेंटम पे आते हैं, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास किसके बराबर होता है, आई इक्वल्स टू एम यानी कि मास आर स्क्वायर। तो इस चीज़ को अपने पास नोट डाउन कर लो और या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों को अपने पास लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता था। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज, यानी कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा उस वक्त कांस्टेंट होगा इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर नेट टॉर्क किसी भी बॉडी पे जीरो हो जाए तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता, या वाइस वर्सा बोल सकते हो। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं भाई। मैथमेटिकली अगर मैं देखूं तो मुझे पता है, मैथमेटिकली रंगो रोगन चेंज करते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन यार इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसको कर लोगे तो तुम लोगों का ज़रा ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आ जाते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली में मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम वी आर साइन थीटा के, ये हमने पढ़ रखा है। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या होने वाली चीज़ें, देखो मेरे पास मास चेंज हो सकता है, नहीं, कांस्टेंट रहेगा मोशन में। आर रेडियस भी कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी चेंज हो सकती है मेरे पास, और एंगुलर मोमेंटम चेंज हो सकता है। तभी तो वो बोल रहा है कि रिमेन्स अनचेंज, यानी कि ये चीज चेंज हो सकती थी लेकिन इस सूरत में ये क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं दोनों तरफ चेंज लगा देता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा वेलोसिटी आर साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इनके नीचे डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उस सूरत में मेरे पास ये तो बन जाएगा टॉर्क, अभी हमने पढ़ा है। तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, असल चीज समझानी है इसलिए मैंने इसको भी टॉर्क नहीं किया। यहां आ जाते हैं, मैं अभी बताता हूं कि ये टॉर्क कैसे बन रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें पता है किसके बराबर होती है, एक्सीलरेशन के। तो ये हो गया एम ए आर साइन थीटा। एम ए किसके बराबर होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो ये हो जाएगा मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू एफ इंटू आर, और आपको पता है एफ आर साइन थीटा होता है टॉर्क के बराबर, यानी कि ये बन जाता है आर क्रॉस एफ, और अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। अब वो बोल रहा है कि भाई टॉर्क कैसे जीरो होगा। देखो अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो याद रखना, देखो इस डेल्टा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल भी तो लिख सकते हैं ना भाई, बेसिकली ये डिफरेंशियल होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे बता, अगर ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा तो तुम बता दोगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव सर जीरो होता है। तो बेटा इस सूरत में अगर ये एंगुलर मोमेंटम सेम होगा तो इस सूरत में ये क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, क्योंकि कोई चेंज आ ही नहीं रहा, जो इनिशियल था वही फाइनल है, माइनस करोगे तो आपस में आंसर जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, तो उस तरीके से हमारे पास टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसने बताया कि अगर एंगुलर मोमेंटम अनचेंज हो, चेंज ना हो, तो ये उस सूरत में होगा इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। ऑलराइट, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं आराम से। अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओनली इफ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब बॉडी होती है, अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज हो जाए। बेटा ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। एंगुलर मोमेंटम की कोई बात ही नहीं थी इक्विलिब्रियम में। लीनियर मोमेंटम की भी बात नहीं थी। अगर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत आसान से हैं, थोड़े मुश्किल की तरफ आते हैं। A body of mass m moves in a circle of radius r with constant angular velocity about a point. What is its angular momentum about this point? अब वो कह रहा है कि भाई सवाल को पूरा छोड़ दो, भाई एंगुलर वेलोसिटी है, r है, और बोलता है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम वी आर के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि भाई v हमें पता है वेलोसिटी बराबर होती है r ओमेगा के, ये रिलेशन हमने पढ़ा था अभी पीछे। ठीक है, मैं इसको पुट कर देता हूँ v की जगह पर, तो ये बन जाएगा L इक्वल्स टू, ये उस सूरत में बता रहा हूं जब बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं रहता,
तो ऐसे करेंगे तो हमें याद रह जाएगा। एम आर मैंने ये पहले लिख दिया और वी की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ आर ओमेगा। देखो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एम आर स्क्वायर ओमेगा। इनमें से कोई ऐसा आंसर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है सर, सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा और क्या ऑप्शन दे सकता था? देखो एक ऑप्शन ये भी दे सकता था, इसकी जगह पे ये दे देता आई ओमेगा। आई ओमेगा कैसे, मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर के। तो ये बन जाता आई ओमेगा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से वो खेलता है चीजों के साथ, तो याद रखना इस चीज को भी नोट डाउन कर लो। कर लिया? आगे बढ़ते हैं। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हैविंग रोटेशनल मोशन इज गिवन बाय। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस फॉर्मूले से लिखा जाता है? हमको पता है, ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। एम आर स्क्वायर से आई बराबर होता है किसके, एम आर स्क्वायर के। आगे बढ़ते हैं, आसान आसान से आ रहे हैं सर, अब आ गया मुश्किल। एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज स्विच्ड ऑफ। इलेक्ट्रिक फैन को रोक दिया, मतलब कि एक्सीलरेशन हो रही थी, अब क्या हो गई, डिसलेरेशन। इट कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स। द यूनिफॉर्म डिसलेरेशन इज। तो देखो इसका सबसे आसान तरीका, बजाय इसके कि आप इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाओ, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि भाई एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन हो रही होगी भाई इसमें, या डिसलेरेशन हो रही है, तो वो कैसी होगी, एंगुलर। तो ये बराबर होता है ओमेगा अपॉन टी, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। अब आप बोलोगे सर ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा क्या होता है हमारे पास, बेसिकली रेडियन पर सेकंड होता है ना, रेवोल्यूशन पर सेकंड नहीं होता। रेवोल्यूशन पर सेकंड तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन बेटा 2 पाई का फर्क होता है, सिर्फ 2 पाई आ रहा है ना एक्स्ट्रा टर्म। तो याद रखना, तुम सिंपली ओमेगा की जगह पे रेवोल्यूशन पर सेकंड डाल दो, तुम्हारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, ओमेगा की जगह पर मान लो ये वेलोसिटी जैसे मीटर पर सेकंड होती है, ऐसे रेवोल्यूशन पर सेकंड है एंगुलर के लिए। ये हो गया 5, टाइम कितना लगा 10, डिवाइड करोगे आंसर मुझे बताओ कितना आ रहा है, 0.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसलेरेशन कितनी हो जाएगी, -0 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सवाल कर लेता है वो। बाकी यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। द इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अच्छा ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, इसको देख लो, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं तुम्हें। क्या है कि द इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। इनिशियली भाई 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड से घूम रहा था फैन, बहुत से लोग घूम रहा होगा, उसको बंद कर दिया गया। इट कम्स टू रेस्ट। यहां तक तो पिछला वाला सवाल है। अज्यूमिंग डिसलेरेशन, मान लो डिसलेरेशन हो रही है, तो मैं सबसे पहले तो भाई अल्फा निकाल लेता हूँ आंख बंद करके। क्या होता है, ओमेगा अपॉन टी। मैं लिख देता हूँ ओमेगा की जगह 3, यहाँ लिख देता हूँ 18, कैंसिल करता हूँ, मेरे पास आंसर आता है 1/6। यही आएगा ना डिवाइड करने में यार। और है क्या डिसलेरेशन, तो माइनस में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब बोलते हैं अज्यूमिंग डिसलेरेशन टू बी यूनिफॉर्म, हाउ मेनी रेवोल्यूशन डिड इट टर्न। रेवोल्यूशन पूछ रहा है, यानी कि थीटा पूछ रहा है। ऑल्दो थीटा हमारे पास रेडियन होता है, लेकिन यहां पे मैंने आपको बोला रेवोल्यूशन लो बिफोर कमिंग टू रेस्ट। चलिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, S इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला याद करो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। अब यहाँ पे सिंस ये लीनियर मोशन के लिए हमें कौन सा एंगुलर मोशन डिस्कस करना है, तो एंगुलर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा, और वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा निकालना है मुझे। इनिशियल मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। टी टाइम कितना है, 18 है, प्लस कर दिया मैंने, हाफ लिख दिया। एक्सेलरेशन कितनी मैंने बनाई, इतनी बनाई है, -1/6। और टाइम कितना है मेरे पास, 18 सेकंड। तो 18 का स्क्वायर होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 18 × 18। क्यों लिख रहा हूँ, यार सॉल्यूशन में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब बजाय इसका कि मैं स्क्वायर करूँ लंबा चौड़ा हिसाब करूँ, तो जहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वहाँ कैसे करोगे। देखो 6 1 जा 6 3 जा, ये तो खत्म हो गया। 2 1 जा 2 9 जा, तो ये आ गया 3 × 9। अब देखो दोनों जगह क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर बचा 18 पहले वाले में से, और यहाँ क्या बचा माइनस, और यहाँ आ जाओ तो ये बन गया 9। तो 18 - 9 कितना होगा, 9 होगा, और ये मुझे 9 3 जा 27 रेवोल्यूशन बना के दे रहा है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो गया, 27 रेवोल्यूशन। तो थोड़े से दिमाग को भी स्मार्ट माइंड चाहिए होता है मैं एप्टीट्यूड में। तो वहां पे बजाय इसकी कि तुम पूरा स्क्वायर करो, एक बड़ी वैल्यू बन जाए, उसके बाद डिवाइड करो, इतना लंबा चक्कर हो, आप इसको तोड़ दो 2 हिस्सों में। देखो दोनों से डिवाइड हो गया, जल्दी से सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो
द एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r इंटू ओमेगा, r इंटू ए, p इंटू आर और r इंटू एफ। तो मैं बता देता हूं, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। एम वी किसके बराबर होता है, आपको पता है, लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा था एम वी के बराबर, तो ये हो जाता है पी आर साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा हटेगा, क्या बन जाएगा, आर क्रॉस पी। तो ये किसके दरमियान में होता है एंगुलर मोमेंटम, पी क्रॉस आर के दरमियान में। तो करेक्ट आंसर बी हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं, पैराट्रॉपर फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज। पैराट्रॉपर क्या होता है भाई, ये पैराट्रॉपर होता है और ये अर्थ की तरफ आ रहा है, ऊपर से ऊंचाई से गिरा है। और मुझे बताओ इक्विलिब्रियम में कब आएगा, ये किस वजह से आता है ये इक्विलिब्रियम में। देखो अगर ऐसे कोई ऊंचाई से गिरे तो डायरेक्ट नीचे गिरेगा, लेकिन वो स्लोली क्यों आ रहा होता है, उसकी इक्विलिब्रियम क्यों जनरेट हो जाती है कि जिससे वो आसानी से लैंड कर जाता है। ही एक्सपीरियंस नो ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ की तरफ आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा। एयर इज नॉट ब्लोइंग, एयर क्यों नहीं चलेगी यार, एयर क्यों रुक जाएगी। ही इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस बाय द एयर फ्रिक्शन, बिल्कुल द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस बाय द एयर फ्रिक्शन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इससे बैलेंस हो जाती है एयर फ्रिक्शन से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी है, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इन चीज़ों को नोट डाउन करो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी लेक्चर्स को अपलोड करूं और आपकी चीज़ें कवर कर लूं। कुछ पास पेपर्स भी अपलोड करूंगा। सो अगर पसंद आया तो बेटा लाइक कर देना और शेयर तो करना और स्टूडेंट्स में भी, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए जो अभी नहीं अफोर्ड कर सकते इतनी महंगी फीस। तो काइंडली, फ्यूचर का सवाल होता है, ये इनिशिएटिव लिया ही इसीलिए था मैंने, ताकि कोई बच्चा मतलब जिसकी अच्छी परसेंटेज है तो उसका करियर ख़राब ना हो, ठीक है। एंड एक चीज़ तो मस्ट है कि सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, ठीक है, ये मेरी फ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक। और ये 2 लेक्चर्स हैं, देख लो पास पेपर्स के। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।